नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के मुताबिक सभी लेन देन जिसमें एक अचल संपत्ति की बिक्री शामिल होती है रजिस्टर्ड कराया जाता चाहिए। उसका मतलब है कि अचल संपत्ति की बिक्री से जुड़े सभी लेन देन को पंजीकृत कराया जाना चाहिए। खास मामलों में अगर कोई पक्ष सब रजिस्ट्रार के दफ्तर नहीं आ सकता तो सब रजिस्ट्रार अपने किसी अफसर को रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज उस शख्स के घर से लेने के लिए नियुक्त कर सकता है। अचल संपत्ति में जमीन, इमारत और इन संपत्तियों के कोई भी अधिकार जुड़े होते हैं जिन दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड कराना है उन्हें निष्पादन के 4 महीने के भीतर तय फीस के साथ जमा कराना चाहिए। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुंजन कुमार जी। गुंजन जी आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा अगर कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप पूछ सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता गुंजन कुमार जी भी बने हुए हैं हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि संपत्ति पंजीकरण आखिर क्यों करवाया जाता है? नमस्कार जाया जी। जैसा आपने पहले शुरुआत में बताया जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि सेक्शन 17 है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, जो ये कहता है कि आपको किसी भी तरह की संपत्ति जो 100 रुपए से ऊपर की संपत्ति अगर उसका लेन देन हो रहा है यानी उसकी खरीद फरोख्त हो रही है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो एक तो ये बात हुई कि रजिस्ट्रेशन आपको इसलिए कराना है क्योंकि कानून या नियम ये कहता है कि कोई भी संपत्ति जहाँ पे कोई अधिकार एक से दूसरे व्यक्ति को जा रहा है वहाँ उन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना है, इसलिए हमें रजिस्टर कराना होता है। और दूसरी चीज जो हमें इस वक्त ध्यान रखनी होती है वो है सेक्शन 49 के तहत, उसी एक्ट के सेक्शन 49 के तहत अगर कोई डॉक्यूमेंट जो कि सेक्शन 17 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना आवश्यक है और अगर वो आवश्यक डॉक्यूमेंट आपने रजिस्टर नहीं कराया रजिस्ट्रार के पास जाकर तो उस डॉक्यूमेंट की मान्यता नहीं मानी जाती, ना ही उसको एविडेंस में लिया जाता है, ना ही उस डॉक्यूमेंट किसी भी तरह की मान्यता दी जाती है। तो जो सेल डीड है, जो प्रॉपर्टी जैसे हम खरीद फरोख्त करते हैं तो जो सेल डीड बनता है उसके रजिस्ट्रेशन इसलिए आवश्यक है कि अगर उस डॉक्यूमेंट का उस सेल डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 49 की वजह से उस डॉक्यूमेंट उस सेल डीड की मान्यता अमान्य मानी जाएगी और जो पैसे आपने दिए उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, एक अधिकार को जमा करने के लिए, वो एक तरह से आपके जाया हो जाते। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, ये आवश्यक है कि जो भी प्रॉपर्टी जिसका जो हम खरीद रहे हैं और उसके अंदर एक पैसा दे रहे हैं और हम एक अधिकार को ले रहे हैं, अधिकार सेक्शन 17 सेक्शन के कंबाइंड रीडिंग की वजह से आवश्यक हो जाता है रजिस्टर करना, क्योंकि जो अधिकार उस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट उस डॉक्यूमेंट्स को सेल है वो उस डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते ही पूर्ण माने जाते हैं, अन्यथा अपूर्ण माने जाते हैं। उस जो हमारे जो एक्टिविटी है सेल का, जहाँ पे खरीद एक्टिविटी को पूर्णता प्रदान करने के लिए आवश्यक हो जाता है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट। जी जी, तो आपने बताया कि संपत्ति का पंजीकरण करना तो अनिवार्य होता ही है, तो इसकी स्टैंप ड्यूटी क्या होती है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी देखिए, स्टैंप ड्यूटी एक तरह का टैक्स हो गया, जो जैसे मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन होता है, एक रजिस्ट्रेशन हो गया कि हम जाते हैं और अधिकारियों के पास कागज प्रस्तुत करते हैं कि भाई ये कागज लिख रहे हैं और दे रहे हैं। और ड्यूटी होती है जो एक तरह का स्टैंप ड्यूटी एक तरह का टैक्स है। सरकार जैसे किसी भी एक्टिविटी पर सेल, जो बाकी जैसे सेल जो बाकी प्रॉपर्टीज की सेल, जो मूवेबल प्रॉपर्टीज खरीद सेल वैट लगता है, जीएसटी लगता है, इस तरीके से जो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन होते हैं इसमें इस एक्टिविटी के ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगता है और ऐसी सारी चीजों पे लगता है स्टैंप ड्यूटी। बट ये स्टैंप ड्यूटी लगता है जहाँ एक कागज के तहत अधिकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो हर राज्य में स्टैंप ड्यूटी का रेट अलग होता है, लेकिन जो स्टैंप ड्यूटी है वो मुख्य सेंट्रल एक्ट है और रेट जो है वो अगर अधिकार होता है सेट करने का। जी गुंजन जी, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, श्याम किशोर। श्याम किशोर जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूँ
जी हेलो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं, कहिए। हाँ जी। एक व्यक्ति ने अपने एक जमीन का रजिस्ट्रेशन पहले एक व्यक्ति से समझौता कर लिया था, और चूंकि वो आदिवासी क्षेत्र है तो कलेक्टर से अनुमति लेने के लिए आवेदन पत्र दे दिया उसने, और कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया। इस बीच उसने दूसरे व्यक्ति से उसी जमीन का फिर से बिक्रीनामा करके रजिस्ट्रेशन कर लिया, कब्जा दखल नहीं दिया। कुछ दिनों बाद फिर एक व्यक्ति जिसको पहले दिया था उससे उसने नोटिस से बिक्रीनामा लिखवा लिया और बयाना ले लिया 5 लाख रुपए। तो अब मेरा ये प्रश्न है, जो पहले जिससे पहले किया था तो उसकी लीगल स्थिति क्या होगी? जरा जी, जहां तक जी। मैं समझा, उन्होंने पहले व्यक्ति ए के साथ एग्रीमेंट किया हम्म। और बाद में व्यक्ति बी के नाम पे सेल डीड कर दिया। जी जी। जब बी के नाम पे सेल डीड कर दिया, ए को के साथ दोबारा पैसे ले लिए, तो ए की क्या स्थिति बनेगी, मेरे हिसाब से ये समझना चाहूँ। जी जी। तो ऐसा जी, ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो संपत्ति का जो मालिकाना हक है वो ए के पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब ए के साथ उन्होंने शुरू में करार किया था, जिसको हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, जो कि बैनामा नहीं है या सेल डीड नहीं है, तो जब तक वो एग्रीमेंट था तो वो एक एग्रीमेंट, यानी उसमें उसके पास सेल करने की एक बात ये तय हुई कि हम भविष्य में एक सेल डीड करेंगे, अधिकार ट्रांसफर नहीं करते। जब तक अधिकार ट्रांसफर नहीं होते तब तक जो सेलर है या जो विक्रेता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो किसी और के नाम पे भी अधिकार ट्रांसफर कर सकता है। अब इस स्थिति में दूसरी बात ये होती है कि अगर वो अपने इस एग्रीमेंट टू सेल से अगर मुकरता है तो खरीदार के पास क्या उपलब्ध है, क्या उसके पास है, तो वो एक काम कर सकता है कि वो कोर्ट में जाके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता है, उसके तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मांग सकता है कि जो ये मेरा एग्रीमेंट टू सेल है इसको इन्फोर्स किया जाए। कोर्ट से वो मांग करेगा कि इसको आदेश दें कि वो आपके पक्ष में सेल डीड क्रिएट करे। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां पे उस व्यक्ति ने सेल डीड पहले भी कर दी है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट अमूमन सेल डीड करने का अधिकार तो आदेश नहीं देगी। हाँ, आपको मुक्त हद से हद आपने जो पैसे उस विक्रेता को दिए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इसके गलत हरकत की वजह से आपको कोई नुकसान अदरवाइज इस पैसे के अलावा हुआ है, तो वो भी आपको नुकसान की भरपाई होगी। लेकिन ये आपका मुख्य अधिकार है, मतलब आपको उससे पैसे मिल सकते हैं लेकिन आप उस संपत्ति पे अधिकार मांग नहीं सकते, क्योंकि सेल डीड हुआ नहीं था। जब तक सेल डीड होता नहीं तब तक आप मांग नहीं सकते। और जैसा मेरी समझ में आ रही है बात कि एग्रीमेंट टू सेल जब होता है, जो एक सेल के लिए एग्रीमेंट हम करते हैं, तो उसमें एक नियत वक्त होता है कि 3 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में पैसे दे दिए जाएंगे। तो अगर क्रेता ने उस 4 महीने में पैसे नहीं दिए तो विक्रेता के पास अधिकार होता है कि वो उस एग्रीमेंट टू सेल को कैंसिल मान के और आगे बढ़ जाए। तो और भी जो फैक्ट्स होंगे आपके केस, उन पर निर्भर करेगी कि बाद में अंततः आपको क्या रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे उसने बी को सेल कर दिया, सेल उसके फेवर में रजिस्टर करा दिया, और उस टाइम पे आपने वो चैलेंज नहीं किया, कोर्ट में आप गए नहीं, तो आप ये मान लें कि आपको प्रॉपर्टी पे अधिकार शायद ना मिले, हाँ आपके पैसे मिल जाएंगे वापस। आपको अगर कोई नुकसान हुआ है किसी भी तरह का, तो वो माली नुकसान आपको भरपाई कर दी जाएगी कोर्ट के। जी बिल्कुल, उम्मीद है लेकिन श्याम इसके लिए कुमार जी आपको को स्पेसिफिक बिल्कुल जवाब मिल चुका होगा। जी गुंजन कुमार जी, आपसे अब जानना चाहेंगे कि बैनामा और बिक्री समझौता, इन दोनों में फर्क क्या होता है? हाँ जी, अभी जैसे इनका सवाल इसी पे निर्भर था कि बैनामा और बिक्री समझौता की बात आ गई थी। देखिए, बिक्री समझौता पहला कदम है। जैसे दो पक्ष आपस में बैठ के निर्णय करते हैं कि हमने बेचना और हमने खरीदना है, तो वो एक नियत की एक आपस में वो बनाते हैं कि कितने पैसे में खरीद बिक्री होगी, कितने दिनों में पैसे दिए जाएंगे। क्योंकि क्रेता होता है, यह आवश्यक नहीं कि उसके पास उस वक्त उतने पैसे मौजूद हो, उसे पैसों की आवश्यकता होती है। तो उसपे जो कंडीशंस आते हैं कि भाई जो विक्रेता है उसके टाइटल भी क्लियर हो कि वो उसमें लिखता है कि भाई मेरे पास अधिकार है, और क्रेता कहता है कि अगर आपका अधिकार साफ करना है, मैं कागजों की चेकिंग करूंगा और आपके अधिकार में कहीं कोई नहीं है तो मैं आपसे ये प्रॉपर्टी खरीदूंगा और इसके पैसे में हो सकता है 3 महीने में दे दूं या 4 महीने में दे दूं। इसके अंदर जो टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हो जाए। तो जो क्रय का अनुबंध है वो ये कहता है कि भविष्य में इस प्रॉपर्टी के अधिकार ए से बी के पास चले जाएंगे अगर ये सारे कंडीशंस की भरपाई हो। दूसरी तरफ जो बैनामा है, जैसे सेल डीड कहा जाता है, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें टाइटल उसी वक्त ट्रांसफर हो जाता है। यानी वो जो
जो एक काम शुरू हुआ था एग्रीमेंट सेल से, जो क्रय के कॉन्ट्रैक्ट के साथ शुरू हुआ था, वो इस सेल डीड या बैनामे के साथ कंप्लीट हो जाता है। तो उसके पैसे आ जाते हैं और जो विक्रेता है वो अपने अधिकार को इस कागज के तहत अपने क्रेता को पूर्णतः प्रदान कर देता है। और ये कागज जब रजिस्टर हो जाता है, जो आपका पहला सवाल, जी तो उसकी पूर्णता हो जाती है और वो काम पूर्ण। जी जी। तो ये एक प्रोसेस, पहले एग्रीमेंट पे सेल होगा, आप उसके कंडीशंस फुलफिल होंगे, फिर सेल डीड बनेगा और वो सेल डीड जब रजिस्टर हो जाएगा रजिस्ट्रार, तो पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और सेल पूरी पूर्ण मान। जी, अगर बैनामा नाकाम हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? देखिए, बैनामा नाकाम होने की जो स्थिति होती है अमूमन इसमें होती है कि जैसे क्रेता ने पैसे दे दिए और चेक इशू कर दिया, और जो क्रेता ने चेक इशू कर दिया और पता चला कि वो चेक बाउंस हो गया, तो विक्रेता जा सकता है कोर्ट के पास इस बैनामा के कैंसिलेशन के लिए। भाई मुझे पैसे नहीं मिले और पैसे नहीं आए और पैसों के एवज में मैंने ये ट्रांसफर किया था, चूंकि पैसे नहीं आए तो ये आप सेल को कैंसिल कर दो, इस तरह की वो मांग सकता है। दूसरी तरफ ये बात हो सकती है कि जो क्रेता के पक्ष में है, कि विक्रेता ने तो ये कहा कि भाई मेरा जो अधिकार है वो पूर्ण है और मुझे इससे किसी और का अधिकार नहीं है और मैं अपने अधिकार आपको दे रहा हूँ। किंतु अगर कल होकर ये पता चले कि उसके अधिकार में कोई त्रुटि और उसकी जानकारी विक्रेता को दी और उसने धोखे से इसको बेच दिया है, तो क्रेता भी कोर्ट में जा सकता है और उस सेल कैंसिलेशन भी करा सकता है और साथ ही साथ जो नुकसान होता है, डैमेजेस की भरपाई भी वो कोर्ट से मांग सकता है और उसको मिल जाती है। जी जी। तो ये बैनामा इन दो स्थितियों में हो सकता है, एक तरफ या तो क्रेता की त्रुटि हो या अगर विक्रेता की त्रुटि हो, और दोनों स्थिति में आप कोर्ट जा सकते हैं। क्रेता की त्रुटि हो जहां पे पैसे नहीं आने की बात, तो आप सेल डीड कैंसिल करा सकते हैं और विक्रेता के पास वो प्रॉपर्टी वापस भी जा सकती है। जी जी जी। और आज हम लीगल हेल्पलाइन में बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बारे में। हमारे अधिवक्ता भी लगातार बने हुए हैं, गुंजन कुमार जी। गुंजन जी, अब अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किन दस्तावेजों का होना अनिवार्य होता है? देखिए, मुख्यतः जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके लिए जो मुख्य कार्य जो दस्तावेज चाहिए होते हैं, उसमें पहला तो होता है सेल डीड, बैनामा। जिस चीज का रजिस्ट्रेशन होता है वो सेल डीड है। इसके अलावा उसमें दो चीज होती है, एक क्रेता होता है और विक्रेता होता है। तो ये आवश्यक होता है कि उनके आईडी कार्ड्स हों, यानी उनके पहचान के पत्र जो होते हैं, पहचान के कागजात, वो आवश्यक कि जो क्रेता है उसके पहचान के कागजात होने चाहिए, जो विक्रेता है उसके पहचान के कागजात होने चाहिए। पहचान के कागजात में आप आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, और इस तरह के कागजात जो भी सरकार की तरफ से आते हैं वो कागजात। इसके अलावा जो एक आवश्यक चीज होती है वो है विटनेस। किसी भी बैनामे के ऊपर दो गवाहों की आवश्यकता होती है। तो जो गवाह होते हैं उनके भी आईडी कार्ड की आवश्यकता होती है, उनकी भी पहचान की आवश्यकता होती है, उन्हें भी अपनी पहचान के कागज देने पड़ते हैं। तो मुख्यतः ये कागज होते हैं, जो बैनामा है वो लग गया, जो क्रेता और विक्रेता है उनकी पहचान के कागज हो गए, और जो विटनेस है उनके पहचान के कागज हो गए, और जो स्टैंप ड्यूटी है, यानी जो अपने स्टैंप ड्यूटी की बात, तो स्टैंप ड्यूटी के पेपर्स होते हैं। तो जैसे अब आजकल ई स्टैंप पेपर आता है, तो एक सिंगल पेज का कागज होता है जिसपे ये साबित होता है कि हमने स्टैंप ड्यूटी पे कर दी। तो वो स्टैंप ड्यूटी के पेपर्स होते हैं। तो इन सारे कागजों को लगाकर हम रजिस्टर कराते हैं। ये मुख्य कागज है इसके। जी जी। तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है? और आजकल हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस भी शुरू हुआ है। देखिए, ऑनलाइन अभी पूरा नहीं, ऑनलाइन एक हद तक होता है बट पूरा नहीं। जी जी। और वैसे प्रक्रिया ये है कि ऑनलाइन के अंदर आप शुरुआती काम कर सकते हैं, जैसे आप स्टैम्प पेपर ले सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, इस तरह के काम आप कर सकते हैं। तो मुख्य काम है तो ये है कागज के बैनामे पे आपके हस्ताक्षर का काम। जी जी। वो काम करने के लिए हमें आज भी वहां जाना पड़ता है, जहाँ पे प्रॉपर्टी रजिस्टर के ऑफिस में हमारे वहां पे तस्वीर की जाती है, हमारे अंगूठे के निशान किए जाते हैं, और वो जो सिस्टम है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, वहां पे उसके अपने सिस्टम से उसकी फोटोग्राफ ली जाती है। जो व्यक्ति खरीद रहा है, बेच रहा है, उसकी विटनेस है, उनकी फोटो ली जाती है, पहले चिपकाई जाती है, अब वो ली जाती है, और वही फोटो का प्रिंट आउट रजिस्टर्स के पीछे आता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आज भी वहां जाना पड़ता है जी। और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद कागज को लेने के लिए भी हमें रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना पड़ता है। रही बात कि इसके प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो हम अपना एक स्टैम्प पेपर का करते हैं, पेमेंट करते हैं,
और ट्रेजरी से हमारा स्टैम्प पेपर जाता है, उससे आ जाता है, पैनामा हम तैयार करते हैं। और ये कागजात जो हैं, जो भी हमारे कागजात हैं, जैसे स्टैम्प पेपर हो गया, हमारे पैनामा हो गया, हमारे आईडी कार्ड हो गए, ये सारे कागज हम जमा करते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में। वो उसको चेक करते हैं, उसमें स्टैम्प ड्यूटी जो पे की गई है उसकी वैल्यू बताते हैं, जो प्रॉपर्टी के हिसाब से काउंट की जाती है। जो स्टैम्प ड्यूटी आता है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है। एक तो प्रॉपर्टी की स्थिति कहाँ है, वो कौन से राज्य में है, और खरीदार कौन है, यानी पुरुष और महिला। तो राज्यों में पुरुष और महिला खरीदार के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी का रेट है। जैसे अगर दिल्ली में जैसे होता है 6% और 8% की बात चलती है, तो अगर पुरुष खरीदार है तो 8% स्टैम्प ड्यूटी लगता है, और अगर महिला खरीदार है तो 6% स्टैम्प ड्यूटी लगती है। और स्टैम्प ड्यूटी जो आता है वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो हमने एग्रीमेंट टू सेल में या सेल डीड की जो वैल्यू लिखी है उस पर निर्भर करता है। इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने लिखी है वो कम से कम सर्किल रेट के बराबर होनी चाहिए। यानी हर राज्य में और हर क्षेत्र के लिए एक सर्किल रेट निकल के आता है जी जी कि इस क्षेत्र का ये प्राइस होना चाहिए। ये सरकार के हिसाब से एक मिनिमम जो न्यूनतम मूल्य तय किया जाता है, तो उतने पे तो आपको स्टैम्प देनी ही देती है अभी। अगर मान लिया आप खरीद की जो वैल्यू है, अगर वो स्टैम्प मिनिमम सर्किल रेट से ज्यादा है, जी आपकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से आप पेमेंट करेंगे। और अगर आपकी एक्चुअल सेल परचेज प्राइस अगर सर्किल रेट से कम है, तो आप उस सर्किल रेट पे स्टैम्प ड्यूटी देते हैं। अमूमन पहले ये नहीं होती, लेकिन आजकल कई इलाकों में यहाँ पे सर्किल रेट पिछले कुछ सालों में सरकार ने काफी बढ़ा दिए हैं, और जी इन्हीं वजहों से मार्केट का रेट कम है, तो कई बार सेल वैल्यू सर्किल रेट से कम होती है। तो ऐसी स्थिति में हम डालते हैं अपने रजिस्ट्रार के पास, उससे एक्सेप्टेंस होता है, और फिर उसके ऊपर सर्किल रेट के ऊपर हम स्टैम्प ड्यूटी देते हैं। तो ये एक बेसिक हिसाब, सारे कागजों को रजिस्ट्रार है वो चेक करते हैं। आपकी तस्वीरें खींची जाती हैं, आपकी अंगुलियों के निशान की जी सारा का सारा चीज जी जी तो अपने इस पूरी सिस्टम प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया गुंजन कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी दर्शकों को, और कहीं ना कहीं उन्हें फायदा जरूर पहुंचेगा अगर वो अपनी किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।